अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल से मैं अजीज़ अहमद ख़ान हूँ। हमारे चैनल का मकबूल तरीन प्रोग्राम आगही है, जिसमें मुल्क के मारूफ कानूनदान राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको कानूनी मशवरे देते हैं। वैसे तो कानून के सारे ज़ाविये इनकी नज़र में होते हैं, लेकिन बतौर ख़ास फ़िक्र माश के मसाइल इनका बुनियादी हदफ होते हैं। पूरे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में एप्रीसिएशन के जो मैसेजेस और पैगामात इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान को मौसूल होते हैं, इस पर हमें खुशी होती है कि हम एक फलाही काम कर रहे हैं, जिसमें राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी सलाहियतों समेत हमें मौका देते हैं कि हम आपके मसाइल का हल अपने चैनल की इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। आज भी वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान की जानिब से इन्हें खुश आमदीद करूँगा। मुल्तान के इस हिद्दत आमेज़ मौसम में आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाहौर से उबैदुल्ला पूछते हैं कि मैं वापडा में मुलाजिम हूँ, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और मैंने महकमाना अपील की, लेकिन अनलकीली वो अपील जो है मेरी मंजूर नहीं हुई। इसके बाद अब मेरा मैटर अदालत। महकमे के एक एडमिन ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको पहले रिव्यू में जाना चाहिए। मैं थोड़ा फिक्रमंद हूँ, मुलाजमत का मसला है। राव साहब ज़रा मेरी रहनुमाई करें, मामला तो मेरा अदालत में है, तो इस वक्त मेरे केस की क्या पोजीशन है और मुझे क्या करना चाहिए? देखें जी, जो वापडा के एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो है वापडा E&D रूल्स हैं, जिसके तहत उनकी सर्विसेज जो है रेगुलेट होती है। अब ये है कि जैसा कि वो फरमा रहे हैं कि उनकी डिसमिसल हो गई थी और डिसमिसल के बाद उन्होंने जो है महकमाना अपील की, जो कि रूल 11 वापडा E&D रूल्स के तहत होती है। अब जो अपील है, डिपार्टमेंटल अपील है, वो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है और उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो वो फरमा रहे हैं कि रिव्यू का, तो वही वापडा E&D रूल्स के सेक्शन 12 में है ना, रिव्यू की भी मतलब प्रोविजन है। अब जो रिव्यू की प्रोविजन है उसमें ये है कि वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी है। उसमें यह है कि अगर इनकम्बेंट ये सोचता है कि जी उसका साथ ऐसा हुआ है, उसमें कई ऐसे मामलात हैं तो वो रिव्यू हो सकते हैं, तो वो उसी अथॉरिटी को देंगे जो अपीलेट अथॉरिटी है। रिव्यू की असूल भी यही है, उसी के पास जाएंगे जिसने ऑर्डर पास किया अपीलेट अथॉरिटी ने। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि भाई वहाँ वो जाए या ना जाए, ठीक है ना, तो मैंडेटरी नहीं है। तो लिहाजा अगर अपील को बाईपास करके जाता फिर तो वो गलत था। अलबत्ता यह है कि अपील एग्जॉस्ट की है डिपार्टमेंटल, और उसके बाद रिव्यू की जो प्रोविज़न थी या रिव्यू की जो मतलब उसको सहूलत दी गई थी, वो उसने उसने वो सहूलत को जो है वो बाईपास किया। अब अगर उसको बाईपास किया तो वो कोई कानूनी में उसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है कि अभी उसकी जो है महकमाना रिव्यू ना अवेल करने की वजह से उसका केस ख़राब होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो लिहाजा ये कि वो तो उनकी मर्ज़ी है, वो रिव्यू में जाएं या ना जाएं। तो खैर उन्होंने अपीलेट कोर्ट की जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन थी वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो उन्हें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। राव मुल्तान से सबा लतीफ़ पूछती है कि माजी में मेरी अपने खामन से अलहदगी हो गई थी और उस वक्त चूँकि मेरा बेटा जो अदालत ने मुझे दिलवा दिया था उसकी उम्र 2.5 साल थी और मेरे बच्चे की कफालत के लिए 3,000 रुपये माहाना विद द इंक्रीज ऑफ 10% अदालत ने ये फैसला दिया था कि मेरा साबका शौहर ये अमाउंट मुझे अदा करता रहेगा। वो अदा होती रही। बच्चे की मौजूदा उम्र अब 14 साल है। ज़ाहिर तालीम के और माश के अखराजात अब बढ़ चुके हैं और इन पैसों में जो भी इंक्रीज़ के साथ मुझे मिल रहे हैं उसकी कफालत और तालीमी अखराजात पे करना मुश्किल है। मेरा ये ख्याल था कि मैं इसके लिए कोई अपील करूं, लेकिन एक वकील साहब से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि आपने एट दैट टाइम कोई अपील नहीं की थी
तो अब मामला ज़ायद अलमियात हो गया है। राव साहब मेरी रहनुमाई कीजिए, क्या अब भी मुमकिन है कि मैं इसमें कफालत के अखराजात के इजाफे के लिए अदालत से रुजू कर सकती हूँ? मेरी रहनुमाई करें। देखें जी, जब उनके खिलाफ मतलब जो भी कह सकते हैं कि जो उनके हक में या उनके खिलाफ जैसे भी है, दोनों सूरतों में कोई भी इस हवाले से मेंटेनेंस का जो है ना अलाउंस कहलाता ही है। अगर मिसाल के तौर पे कम हो तो वो ये समझते हैं कि जी वो कम भी उनके किस्म का ख़िलाफ़ है तो उसको इन्हांस होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में जा सकते थे, हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में फैमिली कोर्ट की अपील लेकर, ठीक है ना। अगर वो उनके मतलब सेटिस्फैक्ट्री होता है तो फिर वो कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब खैर उस वक्त इन्होंने सोचा था सेटिस्फैक्ट्री है, नहीं गए तो अपील में नहीं गए, लेकिन अब विद फ्लैक्स ऑफ टाइम तकरीबन ये कोई उस टाइम बता रहे हैं 2.5 साल के थे, तो अब तकरीबन 12 साल समझो हो गए हैं, लेकिन उनको परेशान होने की बात नहीं है। अगर वो अपील में नहीं जा सके, कोई मतलब इसमें नहीं है मसला, तो अब ये है कि उसी कोर्ट में फैमिली कोर्ट में जाए, उन्हें कहे जी अब जो हालात हैं सरकमस्टांशियल जो है मतलब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे पहले वो 2.5 साल का था, अब 14 साल का हो गया, स्कूल गोइंग हो गया, स्कूल के अखराजात, बुक्स के अखराजात, ट्यूशन के अखराजात, फिर यह है कि उसके इलाज मुआवजे के अखराजात, फिर यह है कि उसका पहनना ओढ़ना भी जो है वो साजर है, अब 14 साल का हो गया, ज़्यादा हो गया। इस हवाले से वो जो है वहाँ पे अब भी दरख्वास्त दे सकती हैं सिविल कोर्ट में कि अब तकरीबन ये 14 साल का हो गया, जब ये डिग्री हुआ था जो मेंटेनेंस उस वक्त उसकी उम्र 2.5 साल थी, तो लिहाजा ये है कि अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और महंगाई बढ़ने की वजह से भी अखराजात ज़्यादा हो गए हैं और लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ चुकी हैं। 14-12 साल पहले जो इसके वालिद की तनख्वाह थी वो कुछ और थी, अब कुछ और है। तो लिहाजा ये है कि इसको इन्हांसमेंट के लिए जो वहाँ पे भी सिविल कोर्ट अपना ये जज फैमिली कोर्ट की अदालत में भी दरख्वास्त गुजार सकते हैं। तो अभी इनके लिए रास्ते मफकूद नहीं हुए, रास्ता ओपन है अभी भी। राव साहब मैंने आपके प्रोग्राम में ये देखा है कि अब लोग ज़्यादातर अपने माशी और सर्विसेज मैटर पर जो मुश्किलात उन्हें दरपेश होती हैं वो आपसे पूछते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से सिफ्त हसन का है। वो कहते हैं मैं एक महकमे में मुलाजिम हूँ, इब्तदा में मैं एडहॉक बेस पे मुलाजिमत करता था और ये अरसा 3 साल पर मुहित था। अब मैं वो रेगुलर हो गया हूँ, लेकिन इसमें मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है वो ये है कि वो एडहॉक का जो अरसा है वो मेरी मुलाजमत में शामिल नहीं किया गया और ना ही मुझे उसके बेनिफिट्स पास ऑन किए गए हैं। मुझे आप गाइड करें कि मैं अपने साथ की जाने वाली इस ज़्यादती का कानूनी अजाला कैसे कर सकता हूँ। देखें जी, जो एडहॉक सर्विस का पीरियड जो उन्होंने गुजारा है, अब वो पीरियड जो कह रहे हैं कि 3 साल के बाद उनको रेगुलर किया, 3 साल का पीरियड है, उसको सर्विस में शामिल नहीं किया जा सकता और ना वो सीनियरिटी में काउंट किया जा सकता है क्योंकि वो एडहॉक पीरियड था। अब उनकी सीनियरिटी जो है वो जो है रेगुलराइजेशन से शुरू होगी और उनके जो सर्विस है उसके बेनिफिट्स है जो भी हैं वो जो है रेगुलराइजेशन से ही वो मतलब है कि लिंकअप होंगे, ना कि उसको वहाँ जाकर जो है उसका पीरियड जो है जो कि एडहॉक पीरियड है उसके हवाले से हो। तो लिहाजा एडहॉक पीरियड में ना तो उनको सीनियरिटी मिल सकती है ना कोई बैक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो लिहाजा ये कि अगर डिपार्टमेंट ने नहीं दिए तो वो एक कानून की बात है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और इस पर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इंसाफ का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है और ये हक उसे आईन पाकिस्तान देता है, जिसके लिए हमें कानून की अमलदारी का रास्ता अपनाना पड़ता है। इसके लिए इदारे मौजूद हैं, अदालतें भी आपकी दाद रसी के लिए तैयार हैं। आप आइए अपने हक का वसूल कीजिए, लेकिन आपको कहीं दुश्वारी पेश आए तो अजीज़ नगर का यूट्यूब चैनल जिसमें प्रोग्राम आगही आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, जहां राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी कानूनी मुआवनत करते हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जमाल खान हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक पर जाना है।
KP केस पेशावर से सूबाई दारुल हुकूमत। एक क्वेश्चन रियाज हुसैन ने भेजा है, वो कहते हैं मैं एक महकमे में मुलाजिम था और किसी मैटर पर, सर्विस मैटर पर मुझे अदालत से रिव्यू करना पड़ा और मेरी एक दरख्वास्त इसी महकमे के डायरेक्टर के पास पेंडिंग थी। मैंने जब अदालत को इस बात की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराई तो उन्होंने एक डायरेक्शन जारी की कि आप इनकी जो आपके पास पेंडिंग दरख्वास्त है उस पर इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करें। लेकिन महकमे ने ऐसा नहीं किया और एक अरसा गुजरने के बाद, कुछ मुद्दत गुजरने के बाद मैंने इस बात के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए अदालत से रुजू किया और तौहीन अदालत का मैंने केस डाला। लेकिन जब महकमा फिर वहाँ गया तो अदालत ने दोबारा उन्हें कहा कि 10 दिन में अब इनकी वही जो डायरेक्शन उन्हें पहले दी थी उस पर आप अमल दरामद करें। तो महकमे ने पहले ही काफ़ी वक्त अवेल कर लिया है। राज साहब, मुझे कानूनी एतबार से बताइए कि अदालत का ये इक़दाम ज़ाहिर है कानूनी एतबार से कहाँ स्टैंड करता है? देखें जी, उन्होंने डायरेक्शन ली कोर्ट से, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग थी उनकी सर्विस मैटर के हवाले से जी। अब पता नहीं उसमें कोई टाइम फ्रेम दिया है या नहीं दिया। बाज़ औक़ात बगैर टाइम फ्रेम दिए एक्सपीडिशियसली लिख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कोई टाइम दे दिया जाता है। अब बियॉन्ड दैट पीरियड अगर वो गुजर गया, अगर टाइम दिया हुआ है तो उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन जैसे फ़ाइल की होगी। अगर कंटेम्प्ट पिटीशन फ़ाइल की है, अब कोर्ट ने देखना ये है कि बुलाने से फिर एक टाइम ज़ाया होने से बेहतर है कि 10 दिन का एक और उनको वार्निंग दे दें। सही। तो कोर्ट ने एक किस्म का वार्निंग डायरेक्शन दोबारा दे दिया कि जी इस तरह जो है ना आप इसको 10 दिन के अंदर अंदर डिस्पोजल करें अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स एंड पॉलिसी जो भी होगा। तो लिहाजा ये कि कोर्ट को तो इख्तियार है, कोर्ट दे सकती है दोबारा डायरेक्शन, इस पर कोई ऐसा हर्ज नहीं है और ना ही कोई कानूनी कदगन है। तो लिहाजा ये है कि कोई अमर माने नहीं है इसमें। तो उनको इस बारे में नहीं होना चाहिए। वहाँ जाएं, 10 दिन के अंदर फैसला करवाएं, वहाँ जाके ऑर्डर लेकर जाएं, पेश हो जाएं कि जनाब मुझे कोर्ट ने भेजा है, पहले भी जनाब को डायरेक्शन थी फिर नहीं आई थी, फिर जनाब आप मेरा ये फैसला करें। तो सुनने के बाद उन्हें मतलब है कि जाएं और कहें जी मुझे सुने और मेरा फैसला करें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। सही। हाँ जी। लिया से रियाज पताफी पूछते हैं कि महकमा जंगलात की ज़मीन में इब्तदाई तौर पर काश्त करता था, फिर उनके साथ मेरा तनाज़ा पैदा हुआ तो महकमे के मुलाजमीन ने मुझे तंग करना शुरू किया और मेरी दानिश में तो इल्लीगल उनका ये एक्ट है कि उन्होंने उस अराजी पर जो मेरी फसल थी उसे तहस नहस कर दिया, मुझे मारा पीटा, मेरा सामान उठा के ले गए, वहाँ जो मैंने कुछ झोपड़ियाँ बना रखी थी उनको भी ख़त्म कर दिया और इस पर बड़ा जुल्म ये किया कि मेरे ख़िलाफ़ एक FIR थाने में दर्ज करा दी और ज़ाहिर है ज़्यादती मेरे साथ हुई है। मैं उस थाने में अपने हवाले से महकमे के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ FIR करवाने गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे ज़रा मेरी रहनुमाई करें कि मैं अपने साथ की जाने वाली ज़्यादती का अज़ाला कैसे कर सकता हूँ। देखें जी, ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और ये मौके पर जो है पोजेशन का भी मामला है। वो कह रहे हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी पे इलीगल ऑक्यूपेंट है और वो अपने तौर पे समझ रहा है कि मैं राइटली अपनी प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ हूँ। खैर, तो वो इस तरह तो रिजॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए तो एक कोर्ट में जाते तो हो सकता है और या फिर तहसीलदार को कहते कि भी यहाँ पर हमारी डिमार्केशन करें, क्योंकि जो अगर ज़रूरी रकबा है या शहरी हदूद से बाहर है उस पर तहसीलदार डिमार्केशन कर सकता है। अच्छा, अब ये है दूसरी बात ये कि अब तो क्योंकि वकूआ हो गया, उनका एक किस्म का फौजदारी केस बन गया और दोनों साइड से मारपीट हुई। वो भी क्लेम कर रहे हैं कि जी मेरा सामान उठा के ले गए, उन्होंने भी कहा जी। अब पहले चला गया जो महकमा है थाने में, उसकी FIR दर्ज हो गई। उसकी जब FIR दर्ज हो गई तो अब इनकी FIR जो ये दर्ज कराने बाद में गए, अब बाद में गए तो इनकी अलहदा से FIR नहीं हो सकती, इनका क्रॉस वर्शन होगा उसी FIR में। जो पहले FIR दर्ज हुई है महकमा जंगलात की, उसी के अंदर अब इनकी अगर हो सकेगा तो क्रॉस वर्शन हो सकता है। खैर, अगर वो क्रॉस वर्शन भी नहीं दे रहे, FIR भी नहीं दे रहे, तो फिर एक पहले तो डिपार्टमेंटल इराकी के पास जाएँ, SP साहब के पास जाएं जो कि कंप्लेंट सेल पर बना हुआ है उनका, उधर भी जाएं। तो अगर वहाँ से रिड्रेस हो जाती है ठीक है, नहीं तो फिर जस्टिस ऑफ पीस के पास सेक्शन 22A CRPC के तहत जो है सेशन जज साहब को दरख्वास्त दे, जो उनके मुतल्लिका सेशन जज साहब हैं। अगर किसी तहसील में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे ASJ साहब होंगे,
تو وہاں پر جا کے درخواست دیں تو ان کی وہاں عدالت کی طرف سے جو اگر بنے گا کوگنیزیبل اوفینس تو عدالت پھر حکم دے دے گی کہ ان کا یہ کراس ورشن کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جائے محکمہ کے پاس, اس کے بعد پھر عدالت میں آئے. بلوچستان سے سوال آیا ہے, کوئٹہ سے سوال ہے. ایک تو وہ اس پروگرام میں آپ کا اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمان خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. عبداللہ جان پوچھتے ہیں کہ ہمارے محکمے میں ایک عارضی سینیارٹی لسٹ جاری کی گئی تھی, میں اس محکمے میں ملازم ہوں. اس عارضی سینیارٹی لسٹ پر مجھ سمیت بعض ملازمین کو اعتراضات تھے اور ہم چاہتے تھے یہ اعتراضات دور کیے جائیں, لیکن محکمے نے ہمارے اعتراضات کا مداوع کرنے کے بجائے پروموشن بورڈ بلا لیا, اور پھر اس اقدام کے بعد انہوں نے اپنے ایک چہیتے افسر کو نوازنے کے لیے اسے پروموٹ کر دیا ہے, جو سراسر زیادتی ہے. راؤ صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں اپنے قانونی حق کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں ٹینٹیٹیو سینیارٹی کی. جی. شروع میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹینٹیٹیو سینیارٹی جو ہے سرکولیٹ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر اعتراضات طلب کیے جاتے ہیں, اور جن ملازمین کو اس سینیارٹی کی فکسیشن پر کوئی اعتراضات ہیں, جہاں سمجھتے ہیں کہ جو انہیں پراپر جگہ پہ پلیس نہیں کیا گیا, ان کی جو ہے سینیارٹی کہیں اور پلیس ہونی چاہیے تھی, جو بھی اعتراضات ہیں, تو وہ اس میں اعتراضات ریز کرتے ہیں اور وہ ان رائٹنگ کی صورت میں اتھارٹی کو گزارتے ہیں. صحیح. اگر تحریری طور پر انہوں نے گزارے اور اس کے بعد اتھارٹی جو ہے لیگلی باؤنڈ ہے کہ ان اعتراضات کو یا تو ٹرن ڈاؤن کر دے گی یا انٹرٹین کرتے ہوئے سینیارٹی کو لسٹ کو جو ہے موڈیفائی کرے گی, اور آخر میں جب بورڈ کرے گی اس سے پہلے ایک فائنل سینیارٹی لسٹ جاری کرے گی. اگر فائنل سینیارٹی لسٹ جاری نہیں ہوتی تو بورڈ نہیں ہو سکتا. اگر باوجود اس کے کہ نہ سینیارٹی فائنل جاری ہوئی اور نہ ہی ان کے اعتراضات کو انٹرٹین کیا گیا, تو اس صورت میں بورڈ ہونا سراسر میلافائڈی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرینیس ایلیمنٹ ہوں جس کی وجہ سے ان کو اوبلائج کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے سارے پروسیس کو بائی پاس کر دیا, جو کہ ابیوز آف پروسیس کے زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا یہ سراسر غلط کیا. اگر ایسا ہے تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, تو اس کو چیلنج کریں وہ. ناظرین, آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کا سب سے خوبصورت اور مفید پروگرام آگہی دیکھ رہے تھے, جس میں ہم آپ کو آپ کے قانونی مسائل کا حل بتاتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی الجھن درپیش ہو یا آپ کسی معاشی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہوں, قانون کی کوئی وضاحت آپ کو درکار ہو, تو آپ ہم سے رجوع کیجیے. ہم آپ کو آپ کی مشکل کا حل بتائیں گے. عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.